साल 2000 की शुरुआत को अगर हम याद करें तो ब्लॉकबस्टर वीडियो अपने एकदम पीक पर था। मतलब ऐसा लगता था जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर उनका राज कभी खत्म ही नहीं होगा। पर आज देखिए, ब्लॉकबस्टर का नाम सिर्फ छुटपुट जोक्स या किसी बिजनेस फेलियर की केस स्टडीज में सुनने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम डिज्नी को देखें, उन्होंने 1930 में एक बहुत ही छोटे से कार्टून स्टूडियो से शुरुआत की थी। और देखिए, लगभग एक सदी बाद आज भी वो पूरी दुनिया की इमेजिनेशन पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्यों होता है। हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि डिज्नी हो या सोनी या 3M जैसी कंपनीज, इनका सक्सेसफुल होना बस एक किस्मत का खेल है या फिर उनके फाउंडर्स पैदाइशी जीनियस रहे होंगे। वही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब हम लोग बिल्ड टू लास्ट जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग और गहरी रिसर्च को स्टडी करते हैं ना, तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी निकलकर सामने आती है। किसी भी लेजेंडरी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन में कोई जादू नहीं होता। राइट। उसमें एक बहुत ही रिलेंटलेस और डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट होता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम लोग उन्हीं इनविजिबल मैकेनिज्म्स और फ्रेमवर्क्स को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे कोई ऑर्डिनरी कंपनी वक्त की मार से बचकर खुद को इमॉर्टल बना लेती है। और हाँ, जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से थ्योरी की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। आज हम डीप एनालॉजीज और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के जरिए इस ब्लूप्रिंट के एक एक पुर्जे को खोलेंगे, ताकि इसके पीछे की साइकोलॉजी और वो जो सिस्टमिक इंजीनियरिंग होती है वो लोगों को समझ में आ सके और वो इसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। सही बात है। तो सीधे उस फाउंडेशन पर आते हैं जहां से इन सब की शुरुआत होती है। हमने बिजनेस में अक्सर सुना है कि हर कंपनी का एक विजन होना जरूरी है, लेकिन विजनरी कंपनीज और ऑर्डिनरी कंपनीज के बीच का जो फर्क है वो प्रॉफिट नहीं बल्कि कोर आइडियोलॉजी होती है। हाँ, कोर आइडियोलॉजी। ये किसी भी आसमान छुपी बिल्डिंग के जमीन के नीचे की वो फाउंडेशन है जो कभी हिलती नहीं। आम कंपनी को देखिए, उनका पूरा फोकस अगले क्वार्टर की बैलेंस शीट पर होता है, बस किसी तरह प्रॉफिट आ जाए। वही ना, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन विजनरी कंपनीज एक ऐसे मकसद से चलती हैं जो पैसे कमाने से कहीं बहुत आगे का होता है। जैसे आपने डिज्नी का एग्जाम्पल दिया। डिज्नी सिर्फ कार्टून्स या एंटरटेनमेंट नहीं बेचता, उनका कोर पर्पस है हैप्पीनेस और इमेजिनेशन को जिंदा रखना। अच्छा, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये आइडियोलॉजी सुनने में किसी इंसान के कैरेक्टर की तरह लगती है। जैसे कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन इंसान की आत्मा वही रहती है। पर मेरा सवाल ये है कि आज के इस तेजी से बदलते ज़माने में, जहाँ AI और नई टेक्नोलॉजीज़ हर रोज़ इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर रही हैं, वहाँ अपने पुराने उसूलों पर अड़े रहना, क्या ये किसी कंपनी को कोडा क्या नोकिया की तरह डुबा नहीं देगा? ये एक बहुत ही आम डाउट है और यहीं पर हमें वाई और हाउ का फर्क समझना पड़ता है। देखिए, एक कंपनी का पर्पस उसका वाई होता है और उसके प्रोडक्ट्स उसका हाउ होते हैं। ओके, तो वाई और हाउ अलग हैं। बिल्कुल। कोडाक की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उनकी कोर वैल्यूज गलत थीं। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ही अपना पर्पस मान लिया था। उन्हें लगने लगा कि उनका अस्तित्व सिर्फ फिल्म रोल बेचने के लिए है। ओह, मतलब उन्होंने खुद को लिमिट कर लिया। हाँ, अगर उन्होंने अपना पर्पस मेमोरीज कैप्चर करना रखा होता तो डिजिटल फोटोग्राफी उनके लिए एक टूल होती, दुश्मन नहीं। दूसरी तरफ डिज्नी का वही मकसद देखिए, लोगों को खुश करना। शुरुआत में उन्होंने हैंड ड्रॉन कार्टून्स बनाए, फिर वो थीम पार्क्स में आए, उसके बाद 3D एनिमेशन, और आज देखिए वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर राज कर रहे हैं। राइट, उनका प्रोडक्ट बदला, टेक्नोलॉजी बदली, पर मकसद वही रहा। एग्जैक्टली। उनका हाउ बदलता रहा, लेकिन उनका वाई आज भी एग्जैक्टली वही है जो 1930 में था। जब वाई क्लियर होता है ना, तो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं और मुश्किल डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। ये डिसीजंस वाली बात को थोड़ा और गहराई में देखते हैं, क्योंकि देखिए, पेपर पर या सेमिनार में बोलना बड़ा आसान लगता है कि हमें अपनी कोर वैल्यूज पर टिके रहना चाहिए। पर जब रियल दुनिया में कोई भयंकर क्राइसिस आती है, तब ये आइडियोलॉजी एक्चुअली में काम कैसे करती है? इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें जॉनसन एंड जॉनसन के टाइलेनॉल क्राइसिस में मिलता है। ये 1982 की बात है। टाइलेनॉल उस वक्त उनका सबसे बेस्ट सेलिंग पेन किलर था। किसी पागल इंसान ने मार्केट में टाइलेनॉल के कैप्सूल्स के अंदर साइनाइड पॉइजन मिला दिया। बाप रे। हाँ, और इस वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। अब आप सोचिए, एक आम कंपनी ऐसे में क्या करती?
मैं सोचती हूँ कि वो शायद डैमेज कंट्रोल करती, पीआर एजेंसीज को हायर करती, या फिर सिर्फ उसी शहर से दवा वापस मंगवाती जहां इंसिडेंट हुआ था। प्रॉफिट तो बचाना ही होता है ना। वही, प्रॉफिट बचाने की पूरी कोशिश की जाती, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनका एक कोर क्रीडो था, यानी उनकी आइडियोलॉजी का डॉक्यूमेंट, जो सालों पहले लिखा गया था। उसमें साफ लिखा था कि उनकी पहली जिम्मेदारी डॉक्टर्स, नर्सेज और पेशेंट्स के प्रति है। अच्छा, उन्होंने इस क्रीडो को सीरियसली लिया। बहुत सीरियसली। इस एक वैल्यू के आधार पर उन्होंने बिना सोचे समझे पूरे देश से टाइलेनॉल वापस बुला लिया। उन्हें उस वक्त तुरंत लगभग $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। उनका मार्केट शेयर रातों रात जमीन पर आ गिरा। वेट, $100 मिलियन का नुकसान? ये तो किसी भी सीईओ के लिए एकदम सुसाइडल डिसीजन लगता है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो उन्हें निकाल ही दिया होगा। शुरुआत में वैसा ही माहौल था, सबको लगा कंपनी डूब गई। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला वो समझना जरूरी है। पब्लिक ने ये क्लियर मैसेज देखा कि इस कंपनी ने पैसे से ज्यादा लोगों की जान को अहमियत दी। आने वाले सालों में इस एक अकेले डिसीजन ने जॉनसन एंड जॉनसन पर लोगों का इतना अटूट विश्वास बना दिया, जो किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से शायद कभी नहीं बन सकता था। वाव। और जब टाइलेनॉल एक नए टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग के साथ वापस मार्केट में आया, तो वो पहले से भी बड़ा ब्रांड बन गया। ये होती है असल कोर आइडियोलॉजी। ये किसी ऑफिस की दीवार पर लटकाने वाला पोस्टर नहीं है। ये वो आखिरी फिल्टर है जिससे हर बड़ा फैसला गुजरता है। मैं समझ रही हूँ। यानी कोर आइडियोलॉजी ना एक कंपस की तरह है। चाहे मौसम कैसा भी हो, आंधी हो, तूफान हो, वो हमेशा नॉर्थ दिखाएगा। ये सच में बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब जब कंपस ने डायरेक्शन फिक्स कर दिए, तो अगला सवाल आता है कि जाना कहाँ तक है। बिल्कुल। और यहाँ पर एम इतना ऊंचा करना होता है कि आम गोल्स काम ही नहीं आते। वही। और यहाँ एक विजनरी कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे BHAG कहते हैं, बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स। देखिए, आम गोल्स तो हम सब बनाते हैं कि पिछले साल से 10% ज्यादा रेवेन्यू लाना है। पर BHAG बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। जैसे 1960 के दशक में यूएस का वो मैन ऑन द मून वाला गोल था। हाँ, कैनेडी का वो स्पीच। वही। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई एक ऐसी दिशा तय कर ले जो प्रैक्टिकल लग ही नहीं रही, जो इम्पॉसिबल लगती हो, तो क्या उससे लोगों का मोटिवेशन टूट नहीं जाएगा? किसी ऐसे निशाने पर तीर चलाना जो अंधेरे में दिख ही ना रहा हो, क्या ये एक तरह की बेवकूफ़ी नहीं है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पर एक बैड रिस्क और एक भाग के बीच में एक बहुत पतली लाइन होती है। भाग कोई हवा में मारा गया तीर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये गोल हाईली फोकस्ड होता है और आपकी कोर आइडियोलॉजी के साथ कंप्लीटली अलाइन होता है। इसे समझने के लिए हम बोइंग का केस देखते हैं। अच्छा, बोइंग एयरक्राफ्ट्स वाली। हाँ, 1950 के आसपास की बात है। बोइंग उस टाइम मुख्य रूप से मिलिट्री के लिए बॉम्बर्स बनाती थी। उनका कमर्शियल एविएशन में कोई खास नाम या वजूद नहीं था। फिर उन्होंने एक एम्बिशन सेट किया कि वो दुनिया की प्रीमियर कमर्शियल एयरक्राफ्ट कंपनी बनेंगे। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने बोइंग 707 पे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सब कुछ मतलब पूरा बिजनेस? हाँ, उन्होंने इतना भारी पैसा इन्वेस्ट किया कि अगर वो प्लेन फेल हो जाता तो पूरी की पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती। उनके अपने लोगों के दिमाग में डर पैदा हो गया था। पर एक सेकंड, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? एक स्टेबल बिजनेस चल तो रहा था उनका मिलिट्री के साथ। ऐसी क्या आफत आ गई थी? यही तो कैच है। बिग एक्ट का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ गोल अचीव करना नहीं होता। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी कंपनी की सोच और डीएनए पर पड़ता है। जब आप कहते हैं कि उन्हें चांद पर जाना है, तो आप अपने इंजीनियर्स को उस 10% वाले इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं देते। ओ, मतलब आप उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एग्जैक्टली। आप उन्हें पूरा आर्किटेक्चर एकदम नई तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। बोइंग का बिग एक्ट इतना बड़ा था कि उनके हर एक एम्प्लॉय को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा। ये एक तरह का कलेक्टिव एड्रीनलिन रश क्रिएट करता है। अगर गोल आम होगा तो मेथड्स भी ऑर्डिनरी होंगे। सही बात है। लेकिन जब गोल हेरी और ऑडेशियस होता है ना, तो इनोवेशन आपकी एक जरूरत बन जाती है, कोई लग्जरी नहीं। और उसी अपग्रेडेड माइंडसेट ने आगे चलकर 747 जैसी हिस्ट्री मेकिंग मशीन्स बनाई, जिन्हें हम सब जानते हैं। ये सच में दिमाग घुमाने वाला पॉइंट है। भाग एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है जो पुराने रूट को जड़ से तोड़ देता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। एक बहुत एम्बिशियस गोल सेट कर लेना एक बात है,
पर हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि ऐसे एम्बिशियस गोल्स सेट करने वाली कई कंपनीज बुरी तरह फेल भी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन तो तय कर ली, पर ये चेक नहीं किया कि उस सफर में उनके साथ आखिर चल कौन रहा है। वहीं से फर्स्ट हु देन व्हाट का वो गोल्डन प्रिंसिपल निकल कर आता है। लेकिन रियलिटी में देखिए, अगर मेरे पास एक ब्रिलियंट कोडर है या एक बहुत ही जबरदस्त सेल्स हेड है जिसकी स्किल्स एकदम टॉप नॉच है, तो क्या मुझे उसकी पर्सनल वैल्यूज को इतना ज्यादा जज करना चाहिए? क्या एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए टैलेंट कल्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? यहीं आकर कई सारी ऑर्डिनरी कंपनीज धोखा खा जाती हैं। उन्हें लगता है कि बस टैलेंट की कमी से बिजनेस डूबता है। लेकिन विजनरी कंपनीज अच्छी तरह जानती हैं कि टॉक्सिक ब्रिलियंस सबसे खतरनाक चीज होती है। टॉक्सिक ब्रिलियंस? हाँ, एक बेहद टैलेंटेड इंसान जिसका माइंडसेट और वैल्यूज कंपनी की कोर आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते, वो अकेले अपने दम पर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का माहौल जहरीला बना सकता है। विजनरी कंपनीज इस चीज को लेकर इतनी ब्रूटल, इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि वो टैलेंट से ज्यादा कल्चर फिट लोगों को चुनती हैं। यानी अगर वैल्यूज मैच ना करें तो टॉप टैलेंट को भी रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। उनका फंडा साफ है कि अगर एक इंसान के पास इंटेग्रिटी है, सही एटीट्यूड है, तो उसे नई स्किल्स 2 या 3 महीने में आराम से सिखाई जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी के पास राइट एटीट्यूड ही नहीं है, तो ऐसे एक्सपर्ट को बदलना लगभग नामुमकिन है। ये तो वैसी बात हो गई ना कि सफर शुरू करने से पहले, मंजिल तय करने से भी पहले पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि बस में आखिर बैठ कौन रहा है। राइट पीपल ऑन द बस एंड इन द राइट सीट। अगर आपने सही लोगों को राइट सीट पर बैठा दिया, तो मंजिल बदलने पर भी वो लोग सफर तय कर ही लेंगे। एग्जैक्टली। और यही स्ट्रॉन्ग कल्चर बिना बार बार रूल्स बनाए कंपनी को ऑटो पायलट पर कंट्रोल करता है। पर देखिए, जब लोग इतने क्रूशियल हैं, तो उस लीडर का क्या रोल होता है जो इस पूरी बस को चला रहा है? यहाँ एक ऐसी चीज पढ़ने को मिली जिसने मुझे जेन्युइनली रुकने पर मजबूर कर दिया था। टाइम टेलिंग वर्सेस क्लॉक बिल्डिंग। मैं बता रही हूँ, ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। इसे थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि आम लीडरशिप की थ्योरी तो यही कहती है कि ग्रेट कंपनी का एक कैरिस्मेटिक रॉकस्टार जैसा सीईओ होना चाहिए जो हर क्राइसिस खुद आकर सॉल्व करे। और यही ऑर्डिनरी कंपनीज की सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। इसे हमें कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान एक जीनियस है। वो आसमान के तारों और सूरज की पोजीशन को देखकर एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। अच्छा। अब लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं और पूछते हैं, भैया टाइम क्या हुआ? वो आसमान की तरफ देखता है और तुरंत बता देता है। वो एक टाइम टेलर है। सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं, उसे भगवान मानते हैं। लेकिन आप सोचिए, उस इंसान के मरने के बाद क्या होगा? सब लोग अंधेरे में रह जाएंगे, किसी को टाइम पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब दूसरे इंसान पर आते हैं। दूसरा इंसान एक क्लॉक बिल्डर है। वो अपना ध्यान टाइम बताने पर नहीं लगाता, बल्कि एक ऐसी घड़ी, एक क्लॉक बनाने में लगाता है जो लगातार आने वाली सदियों तक सही टाइम बताती रहे। वाओ! यानी एक ऑर्डिनरी लीडर का सारा फोकस अपनी पहचान बनाने पर, खुद को सुपर हीरो साबित करने पर होता है। बिल्कुल। और एक विजनरी लीडर का फोकस एक ऐसा सिस्टम बनाने पर होता है जो उसके बिना भी वैसे ही चल सके। वही तो। जब हम उन करिस्मेटिक लीडर्स को देखते हैं, वो लोग जो हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, हर मीटिंग में सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, तो वो दरअसल वही टाइम टेलर्स हैं। उनकी मौजूदगी कंपनी की ताकत जरूर होती है, पर उनका जाना कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। राइट। लेकिन एक क्लॉक बिल्डर लीडर अपने ईगो को बिल्कुल साइड में रखकर इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करता है। वो ऐसे प्रोसेसेस, ऐसा कल्चर सेट करता है जो उसके रिटायर होने के बाद या दुनिया से चले जाने के बाद भी अनइंटरप्टेड चलते रहें। विजनरी कंपनीज कभी भी किसी एक सीईओ पर इतनी निर्भर नहीं होती। उनके लीडर्स डेलिबरेटली बैकग्राउंड में रहते हैं। ये सच में हैरत अंगेज है। एक लीडर का आखिरी मकसद एक्चुअली खुद को कंपनी के लिए इररिलेवेंट बनाना होना चाहिए, ताकि सिस्टम उससे भी बड़ा हो सके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो चलिए, अब हमारे पास एक डीप कोर आइडियोलॉजी आ गई, दिमाग हिला देने वाले BHS है और एक स्ट्रॉन्ग क्लॉक बिल्डिंग कल्चर है जिसमें एकदम सही लोग बैठे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी तो बदलती है, मार्केट बदलता है। अगर एक कंपनी अपनी पुरानी फाउंडेशन को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखेगी, तो वो लगातार नए इन्वेंशंस कैसे करेगी? यहीं पर विजनरी ब्लूप्रिंट का एक और बेहद दिलचस्प फ्रेमवर्क आता है, प्रिजर्व द कोर, स्टिमुलेट प्रोग्रेस। हाँ, और यहाँ मैंने एक ऐसी अप्रोच पढ़ी थी,
ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ एंड कीप व्हाट वर्क्स, यानी बहुत सारी चीजें ट्राई करो और जो चल जाए उसे रख लो। अब एक मिनट रुकिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अपने पुराने उसूलों और कोर को रिजिडली पकड़ कर रखो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे बस चीजें ट्राई करते रहो। ये तो वैसी बात हो गई कि एक ही गाड़ी में एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा दिए। ये प्रैक्टिकल कैसे है? अगर हम बिना किसी प्लानिंग के हर रोज नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो क्या इससे कंपनी में क्योस नहीं फैलेगा? ये सुनने में कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास जरूर लगता है, लेकिन यही वो मैजिक है जिसे जीनियस ऑफ द एंड कहा गया है। देखिए, एक आम इंसान सोचता है कि या तो कोर वैल्यूज बचा लो या फिर मार्केट के साथ बदल जाओ, लेकिन विजनरी लोग दोनों चीजें एक साथ करते हैं। ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ का मतलब रेकलेस होना या केओस फैलाना नहीं होता। ये बेसिकली एक कैलकुलेटेड एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म जैसे बायोलॉजी में होता है? हाँ, एग्जैक्टली। एवोल्यूशन यानी प्रकृति कैसे काम करती है। वो बहुत सारे म्यूटेशंस ट्राई करती है। जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर गया वो आगे बढ़ता है, बाकी खत्म हो जाते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हमें 3M कंपनी में देखने को मिलता है। वेट, 3M? वही जो वो पोस्ट-इट नोट्स बनाती है, ऑफिस सप्लाईज वाली? हाँ, वही 3M। उनके यहाँ एक इंटरनल रूल था कि उनके साइंटिस्ट अपना 15% वक्त किसी ऐसी चीज पर लगा सकते हैं जो उनकी खुद की मर्जी की हो। अच्छा। और जिसका उनके मेन प्रोजेक्ट से कोई लेना देना ना हो। अब देखिए, आम नजर से ये 15% वक्त और रिसोर्सेज का सीधा वेस्ट लग सकता है, लेकिन यहीं से उनके सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स निकले थे, जैसे कि पोस्ट-इट नोट्स। हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट एक ऐसा ग्लू यानी गोंद बनाने की कोशिश कर रहा था जो बेहद मजबूत हो, पर वो पूरी तरह फेल हो गया। फेल हो गया? तो फिर उसने गलती से एक अजीब सा कमजोर ग्लू बना दिया जो पेपरों से आसानी से निकल जाता था बिना उन्हें फाड़े। एक ऑर्डिनरी कंपनी होती तो वो साइंटिस्ट को पक्का डांट पड़ती या उसकी रेटिंग गिर जाती, पर 3M का स्टिम्युलेट प्रोग्रेस वाला कल्चर उस एक्सपेरिमेंट को फेलियर नहीं, फीडबैक मानता था। अरे वाह! उसी कमजोर ग्लू का आइडिया उन्होंने बचा कर रखा और आगे चलकर उसी से पोस्ट-इट नोट्स बनाए गए, जिसने दुनिया भर में हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। यानी परफेक्शन की जिद में बैठे रहने से बेहतर है कि आप इम्परफेक्ट एग्जीक्यूशन करते रहें। बिल्कुल। अगर आप एकदम परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाने का वेट कर रहे हैं ना, तो आप शायद कभी आगे एक्शन ही नहीं लेंगे। विजनरी कंपनीज मार्केट को एक चलती फिरती लेबोरेटरी की तरह देखती हैं। उनका फंडा बहुत साफ होता है। छोटे छोटे स्केल पर रिस्क लो। अगर उन्होंने 10 एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें से 7 फेल हो गए, तो वो रोने नहीं बैठते। वो उन 7 फेलियर्स के खर्चे को अपनी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जो बाकी 3 सक्सेसफुल आइडियाज हैं वो गेम बदल देंगे। एग्जैक्टली। उनकी रूट्स यानी उनका कोर पर्पस एक जगह फर्मली फिक्स्ड रहती हैं, लेकिन उनकी जो ब्रांचेस हैं वो नई दिशाओं में लगातार बढ़ती रहती हैं, एक पेड़ की तरह। वो कल का वेट नहीं करते, वो आज एक्सपेरिमेंट्स करके उस कल को इन्वेंट करते हैं। ये सच में R&D और फेलियर्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अब एक आखिरी बड़ा सवाल ये आता है कि इस लगातार एक्सपेरिमेंटेशन, इस मजबूत क्लॉक बिल्डिंग और अपने उसूलों पर टिके रहने का अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है? जब हम इस सफर के आखिरी पन्ना पलटते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म विनर्स और शॉर्ट टर्म सर्वाइवर्स के बीच एक बहुत क्लियर डिवाइडिंग लाइन दिखती है। हाँ। और वो लाइन है लॉन्ग टर्म विजन वर्सेस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का माइंडसेट। आज के टाइम में देखिए, हर किसी को फास्ट ट्रैक पर चलना है, हर किसी स्टार्टअप को बस आज ही यूनिकॉर्न बनना है। ऐसे माहौल में ये फ्रेमवर्क कैसे रेलेवेंट रहता है? ये तो ऐसी बात हो गई कि एक तरफ कोई इंसान हर दिन फास्ट फूड खाकर इंस्टेंट एनर्जी ले रहा है और उसे तुरंत मजा आ रहा है, और दूसरी तरफ कोई इंसान रोज सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट कर रहा है जिसमें उसको दर्द हो रहा है, टाइम लग रहा है, पर वो एक्चुअली अपनी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है। क्या बात है, आपने बिल्कुल ठीक एनालॉजी पकड़ी है यहाँ पर। और ठीक वही फास्ट फूड वाली स्ट्रैटेजी हमें आज की कई मॉडर्न कंपनीज में साफ दिखती है। जो लीडर सिर्फ आज के क्वार्टर के बारे में सोचकर डिसीजंस लेते हैं, जैसे कस्टमर का ट्रस्ट तोड़कर सस्ते मटेरियल्स यूज करना शुरू कर देना या बस बैलेंस शीट अच्छी दिखाने के लिए बिना सोचे प्राइस कट्स करना, वो लोग एक्चुअली अपने बिजनेस को एक डोपामिन हिट दे रहे होते हैं। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, उन्हें लगता है सक्सेस मिल रही है, मार्केट वालों ने तालियां भी मारते हैं। पर जैसे फास्ट फूड हमेशा लॉन्ग टर्म में बीमार करता है, वैसे ही ऐसी कंपनीज भी अंदर से खोखली हो जाती हैं। एक बार जब कस्टमर का ट्रस्ट टूटता है ना, तो मार्केट में सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऑर्डिनरी कंपनीज और विजनरी कंपनीज के बीच रिसोर्सेज, पैसे या किस्मत का कोई फर्क नहीं होता।
फर्क सिर्फ इस आखिरी माइंडसेट का होता है। राइट। विजनरी कंपनीज पेशेंस रखती हैं और लंबे गेम को चूज करती हैं। उन्हें पता होता है कि आज लिया गया एक शॉर्टकट कल उनके पूरे ब्रांड की जमीन को हिला देगा। बिल्कुल। वो लोग हिस्ट्री में अपनी एक सॉलिड जगह बनाना चाहती हैं। वो सिर्फ कल की किसी न्यूज़ हेडलाइन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये हुई ना बात। तो अगर इस पूरे डीप डाइव के एनालिसिस को हम एक प्रैक्टिकल रोड मैप में समेटें, तो किसी लोग के लिए जो सुन रहे हैं, उनके लिए क्या टेक अवेज है? पहला, आपका मकसद क्या है? एक ऐसी कोर आइडियोलॉजी सेट कीजिए जो बदलते वक्त और मौसम के साथ ना बदले। दूसरा, एक आम कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकलकर एक भाग्य सेट कीजिए, एक ऐसा ऑडेशियस गोल जो थोड़ा डर जरूर पैदा करे, पर आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह अपग्रेड कर दे। बिल्कुल। तीसरा, लोगों को चुनने में थोड़ा रूथलेस हो जाइए। स्किल तो आ जाएगी, पर कल्चर और एटीट्यूड पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। चौथा, एक टाइम टेलर बनने के बजाय, सब कुछ खुद करने के बजाय एक क्लॉक बिल्डर बनिए। ऐसे सिस्टम्स बनाइए जो आपके बिना भी चल सकें। और पांचवा, एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, फेलियर्स से डरिए मत, उन्हें फीडबैक मानकर एम्ब्रेस कीजिए। मैं तो कहूंगी कि ये सिर्फ एक बिजनेस मैनुअल नहीं है, ये असल में किसी भी टीम या लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का एक टाइम टेस्टेड ब्लूप्रिंट है। मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। और इसी चर्चा को रैप अप करते हुए आखिरी में हम सबको एक बेहद ईमानदार सवाल खुद से पूछना चाहिए। जो लोग भी आज इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ के करंट प्रोजेक्ट्स, अपने बनाए बिजनेस या जॉब से अचानक 1 साल के लिए पूरी तरह दूर हो जाए, तो क्या उसने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी टीम बनाई है जो उसके बिना भी उसी एनर्जी से ग्रो करती रहेगी? या फिर उस एक इंसान के दूर जाते ही सब कुछ ताश के पत्तों की तरह वहीं बिखर जाएगा? देखिए, एक सिस्टम जो पूरी तरह सिर्फ एक आदमी पर निर्भर है ना, वो एक्चुअली बेहद कमजोर होता है। असली लेगेसी वही है जो आपकी मौजूदगी के बिना भी अपना सफर तय करती रहे। शोर शराबे और शॉर्टकट से आपको इंस्टेंट सक्सेस तो शायद मिल भी जाए, लेकिन अगर कुछ आने वाली सदियों तक कायम रखना है तो उसे आज ही उस फाउंडेशन के साथ डिजाइन करना होगा जो वाकई में बिल्ड टू लास्ट